जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, तांजीरो ने आकाजा का गला काट दिया था, लेकिन सिर कटने के बाद भी आकाजा अपने फुल कंट्रोल में था और वो फिर से उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की पीछे से आकाजा का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो लड़की आकाजा का हाथ पकड़ के उसे रुकने को बोलती है, जिसपे आकाजा बोलता है कि वो कौन है। फिर वो लड़की बोलती है कि उसे अब रुक जाना चाहिए और दूसरी तरफ चलना चाहिए। आकाजा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे इन्हें खत्म करना है। जिसपे वो लड़की बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। जिसपे आकाजा बोलता है क्योंकि उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। वो लड़की फिर से बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। जिसपे आकाजा बोलता है क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो अपने पिता के लिए मेडिसिन नहीं ला पाएगा। फिर हम आकाजा के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर आकाजा का फादर बहुत बीमार होता है और आकाजा बहुत गरीब होता है, जिसके कारण उसके पास अपने पिता के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो वो चोरी करके अपने पिता के लिए दवाई खरीदा करता था। फिर आकाजा बोलता है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वो चुराया हुआ पैसा लेकर नहीं भाग पाएगा, जिससे उससे मार खानी पड़ेगी और उसे गांव के मुखिया के पास ले जाकर सजा दिया जाएगा। और फिर हम आकाजा को देखते हैं, जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसके शरीर पर चोरी करने के जुर्म में टैटू बना देते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे क्योंकि आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा गया और गाँव वालों ने उसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटा। और आकाजा इतनी मार खाने के बाद भी हंसते हुए बोलता है कि वो लोग चाहे आकाजा के दोनों हाथों को क्यों ना काट दे, वो फिर भी अपने पैरों के दम पर फिर से चोरी करेगा और अगली बार ये लोग आकाजा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो देखकर गांव का मुखिया बोलता है कि 11 साल के उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करना कोई मामूली बात नहीं है और इतनी मार खाने के बाद भी एक हट्टा कट्टा इंसान भी हार मान जाता है। लेकिन आकाजा अभी तक हंस रहा है और फिर वो मुखिया आकाजा को एक राक्षस का बच्चा नाम दे देता है। तभी आकाजा कहता है कि उस दिन ये सभी लोग सही कह रहे थे, वो सच में एक राक्षस का ही बच्चा है क्योंकि जन्म से ही उसके 2 राक्षस जैसे नुकीले दांत थे। तभी आकाजा के पास एक बुढ़ा आदमी आके कहता है कि आकाजा की चोरी करने की खबर उसके पिता तक पहुंच गई, जिसके सदमे से उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर आकाजा घबरा जाता है और आकाजा के पिता ने आकाजा के लिए एक लेटर छोड़ा था, जहाँ पर वो आकाजा से माफी मांगते हैं और लिखते हैं कि वो आकाजा के चुराए हुए पैसों से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते और वैसे भी वो हमेशा आकाजा के सिर पर एक बोझ बन के ही रहे हैं और वो अब चाहते हैं कि उनके जाने के बाद आकाजा अपनी लाइफ खुशी से जिए। ये सुनकर आकाजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उससे इंसानों की इस दुनिया से सख्त नफरत होने लगती है। और फिर आकाजा कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पिता सुसाइड कर ले और वो आकाजा के लिए कभी बोझ नहीं थे और चोरी करने की सजा पाकर उसे कोई भी दुख या दर्द नहीं होता, चाहे लोग उसे मार मार के उसके हाथ पैर क्यों ना तोड़ दे। वो ऐसे सैकड़ों मार और खा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और दवाई बहुत महंगी आती है, तो मार खा के दवाई लाना उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो चाहता था कि उसके पिता वापस से ठीक हो जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि वो फांसी ले ले। वो अपने पिता को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता था। और फिर एक दिन आकाजा की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है और आकाजा उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से पीट देता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आकाजा की तारीफ करता है क्योंकि वो इतने कम उम्र के होने के बाद भी बिना किसी हथियार के 7 बड़े इंसानों को बड़े ही आसानी से पीट दिया। और फिर वो आदमी आकाजा को ऑफर देता है कि वो उसका डोजो ज्वाइन कर ले क्योंकि उसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर आकाजा गुस्सा हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि उसके हाथ के टैटू ये साफ तौर से कह रहे हैं कि वो पहले बहुत बड़ा अपराध करके आया है। ये सुनकर आकाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन वो आदमी आकाजा के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे आकाजा बेहोश हो जाता है। और फिर पूरे 1 घंटे के बाद आकाजा होश में आता है और फिर वो आदमी आकाजा को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम केइजो है और वो एक डोजो का मास्टर है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर का गुजारा करता है। और फिर केइजो बोलता है कि उसकी एक बीमार बेटी है और आकाजा को उसकी बीमार बेटी की देखभाल करना होगा और उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसकी माँ भी उसकी देखभाल नहीं कर पाती, जिससे परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर आकाजा थोड़ा हैरान होता है और केइजो से कहता है कि उससे आकाजा के ऊपर इतना यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अपराधी है। लेकिन केइजो हंसते हुए बोलता है कि उससे इसमें कोई परेशानी नहीं और चाहे आकाजा एक अपराधी ही क्यों ना हो, कुछ ही देर पहले ही उसने एक अपराधी की भी पिटाई कर दी थी। ये सुनकर आकाजा प्रेजेंट टाइम में कहता है कि ये आदमी बिल्कुल तांजीरो की तरह है और इसीलिए आकाजा को तांजीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि तांजीरो उससे अपना बीता हुआ कल याद दिलाता है। और फिर केइजो आकाजा को उसके बेटी से मिलाता है और इसका नाम कोयुकी होती है। कोयुकी को देखकर आकाजा को उसके पिता की याद आती है और फिर केइजो आकाजा को उसके बेटी से मिलाता है और फिर कोयुकी आकाजा के फेस को देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसके फेस पर बहुत सारे घाव के निशान थे। और हमें यहीं पर पता चलता है आकाजा का पास्ट में असली नाम हाकुजी था, लेकिन मैं इसे आकाजा ही बुलाऊंगा। और अगले दिन से आकाजा कोयुकी की देखभाल करने लगता है और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो उस टाइम ट्रेनिंग करने लगता है। और आकाजा ने पहले भी अपने पिता की बहुत देखभाल की है, तो उसे बीमार लोगों की ख्याल रखने का एक्सपीरियंस अच्छे से है और वो अपना आधा अधूरा बचपन दूसरों की देखभाल करने में ही लगा देता है। फिर एक दिन कोयुकी आकाजा से बोलती
है कि आज रात फायर वर्क्स का शो होने वाला है और ये शो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन कोयुकी ने आज तक एक भी फायर वर्क्स का शो नहीं देखा और उसकी ये इच्छा है कि वो मरने से पहले एक बार फायर वर्क्स के शो को देखे। जिस पे आकाजा बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। भले ही वो इस साल इस शो को नहीं देख पाएगी, लेकिन अगले साल या फिर उसके अगले साल जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब वो और आकाजा मिलके दोनों एक साथ फायर वर्क्स का शो देखेंगे। ये सुनकर कोयुकी इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। फिर एक दिन केजो पूल का पानी पीते हुए आकाजा से बोलता है कि उसने एक दिन अपने फाइटिंग स्किल से एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी और उस आदमी ने इनाम के तौर पर केजो को ये जमीन दे दिया था, जिसपे आज केजो ने एक डोजो बना दिया। और जैसे ही ये बात आसपास के डोजोस तक फैली तो उसके लीडर्स ने केजो की इतनी बुराई की कि अब उसके डोजो पर एक भी स्टूडेंट नहीं आना चाहता और अब से आकाजा डेली केजो से ट्रेनिंग लेता था और वो भी उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। और ऐसे ही चलते चलते पूरे 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर आकाजा 18 साल का हो जाता है और कोयुकी 16 साल की हो जाती है। और एक दिन ऐसे ही आकाजा अपने रेगुलर कामों को कर रहा था। फिर केजो आकाजा को उनके पास बुलाता है और आकाजा से कहता है कि केजो के बाद उसके डोजो को संभालने वाला कोई चाहिए, तो क्या आकाजा ये काम कर सकता है और क्या आकाजा उसकी बेटी कोयुकी से शादी कर सकता है। ये सुनकर आकाजा का होश उड़ जाता है क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो गया। वो दोनों ही बहुत नर्वस हो चुके थे। फिर आकाजा सोचता है कि उसने अपनी ऐसी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में एक अपराधी का टैटू बना हुआ था। फिर भी उससे ऐसा कोई मिल रहा है जो उससे प्यार करता हो। और फिर उससे अपने पिता की बात याद आती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आकाजा को अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और फिर आकाजा इसके लिए मान जाता है और अब उसको अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, एक मास्टर केजो और कोयुकी को, चाहे इसके लिए उससे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। और ये सुनकर मास्टर केजो और कोयुकी भी बहुत खुश होती है। और फिर आकाजा अपने पिता के ग्रेव पर जाता है और उन्हें एक खुशखबरी देता है। और जैसे ही वो अपने डोजो की तरफ जाने लगता है तभी वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जो आकाजा से बोलता है कि डोजो के कुएं में दूसरे डोजो वालों ने जहर मिला दिया था और उस कुएं के पानी को पीकर मास्टर केजो और उसकी बेटी कोयुकी जहर के वजह से मारे गए। और उन डोजो वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो आमने सामने मास्टर केजो के साथ नहीं लड़ सकते। फिर आकाजा मास्टर केजो और कोयुकी के डेड बॉडी के सामने बैठकर सोचता है कि जिसकी भी उसे परवाह हो और वो मुसीबत में हो वो हमेशा ही वहाँ नहीं होता। और फिर आकाजा को एक बात याद आता है, जहाँ पर उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो इस साल नहीं तो उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल कोयुकी के साथ मिलकर एक साथ फायर वर्क्स का शो देखने जाएंगे। और ये बात सुनकर कोयुकी भी बहुत खुश थे, क्योंकि कोयुकी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इतनी ज्यादा बीमार कि उसकी माँ भी उसे संभाल नहीं पाती। और इससे परेशान होकर उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता केजो ने भी अपनी पूरी मेहनत की उसे संभालने के लिए। लेकिन सिर्फ आकाजा ही था जिसने कोयुकी को भविष्य का राह दिखाया था कि वो इसके अगले साल भी एक साथ फायर वर्क्स देखेंगे। और इसी रात क्योकी ने आकाजा को शादी के लिए प्रपोज किया था और आकाजा भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और क्योकी और मास्टर केजो को अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आकाजा अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। उसके जीवन में अब कोई भी नहीं बचा जिसे वो प्रोटेक्ट कर सके। और फिर एक रात हमें एक हादसे के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर केजो के डोजो के हादसे के बाद एक दूसरे डोजो में जहाँ पर 67 ट्रेनर्स मौजूद थे, वहाँ पर किसी ने इन 67 ट्रेनर्स को बहुत ही बेरहमी से सिर्फ अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। कईयों के सिर कुचले गए और कईयों के हाथ पैर उखाड़ दिए गए। चारों तरफ खून से लटपट हुए लाशों के ढेर लगे हुए थे। सिर्फ जिंदा बची थी इस डोजो की नौकरानी, जो इस सदमे से अपना दिमाग खो बैठी। और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आकाजा था, जो गुस्से से पागल हो चुका था। और तभी आकाजा का सामना होता है मुजान से, जो आकाजा से ही मिलने आया था, क्योंकि मुजान ये जानकर हैरान था कि एक नॉर्मल इंसान ने सिर्फ अपने हाथ और पैरों से 67 डोजो ट्रेनर्स को कैसे मार दिया। और मुजान ने अपना कोई डीमन भी नहीं भेजा था, तो वो ये चेक करने आया था कि आखिर ये इंसान है कौन। फिर आकाजा मुजान को देखकर कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन मुजान अचानक से आकाजा के सामने आके आकाजा के सिर पर अपना हाथ घुसा देता है और उसके आर पार कर देता है और आकाजा से कहता है कि वो बहुत पावरफुल डीमंस की एक टीम को बना रहा है और आकाजा चाहे तो उसका खून पी के और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। जिसे सुनकर आकाजा कहता है कि उससे इन सब से कोई परवाह नहीं। और फिर वो एक डीमन बन जाता है, जिससे वो अपना दिमाग खो देता है और उसे फिर से बहुत ताकतवर बनना है, क्योंकि उसके पास अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके। और उसे इस दुनिया में रहना ही नहीं है जहाँ पर वो अपने परिवार को ही नहीं बचा पाया। फिर आकाजा क्योकी और उसे याद करता है और कहता है कि उसकी लाइफ एक बहुत बेहुदा और बेकार लाइफ थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर तांजिरो होश में आ चुका था। और जैसे ही वो आकाजा को देखता है वो शौक में पड़ जाता है, क्योंकि आकाजा अभी तक जिंदा था और वो अपने सिर को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। और फिर आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके क्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजिरो तेजी से आकाजा की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके
आकाजा के गले पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजिरो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसकी तलवार ही उसके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन तांजिरो आकाजा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और इस मुक्के को खाने के बाद आकाजा को उसके मास्टर केजो की याद आती है। फिर आकाजा को याद आता है कि वो कमजोर लोगों से इतनी नफरत क्यों करता था, क्योंकि कमजोर लोग हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, कभी आमने सामने नहीं लड़ते और दूसरों को खत्म करने के लिए कुएं पर जहर मिला देते हैं। लेकिन एंड में उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने मास्टर और अपने पिता की बातों को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। उसने अपने मास्टर के सिखाए गए तरीकों को बुराई की तरफ इस्तेमाल किया। फिर आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिव कर देता है और ग्यू उसके अटैक के रेंज में था, लेकिन तांजिरो ग्यू को रेंज से दूर ले जा रहा है और उसी बीच तांजिरो आकाजा को देखता है और आकाजा भी तांजिरो की तरफ ही देख रहा था। लेकिन इस बार आकाजा के फेस पर एक स्माइल था जो देखकर तांजिरो भी हैरान था। और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं आकाजा ने अपने ही ब्लड डीमन आर्ट को अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर तांजिरो भी शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि आकाजा ने उसके अटैक को खुद के ऊपर ही क्यों ले लिया और वो अपने आखिरी समय में हंस क्यों रहा था। और तभी हम देखते हैं आकाजा का बॉडी फिर से रीजेनरेट होने लगता है और इस बार आकाजा भी नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी रीजेनरेट हो। और फिर आकाजा बोलता है कि वो ये लड़ाई तभी हार चुका था जब तांजिरो ने पहली बार उसका गला काटा था। और आकाजा धीरे धीरे ड्रूस की तरफ जाने लगता है और कहता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है और अब उसे हेल की तरफ जाना चाहिए। तभी आकाजा अपने सामने अपने फादर को देखता है, जिसे देखकर आकाजा पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या अब उन्हें दर्द होता है, जिसके रिप्लाई में उसके फादर आकाजा को शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है। और फिर आकाजा उसके पिता से माफी मांगता है, क्योंकि वो अपने पिता के चाहतों पर खड़ा उतर नहीं पाया। उसने अपने जीवन में सिर्फ बुरे काम ही किया है। और तभी उसके सिर पर मास्टर के जो हाथ रख के कहते हैं, भले ही कोई इंसान कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, उससे एक नया मौका मिलता ही है खुद को सुधारने का। और तभी आकाजा के बालों को मुजान पकड़ लेता है और आकाजा से कहता है कि क्या आकाजा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता। ये सुनकर आकाजा कहता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग बन के इन सभी को मार डालेगा, नहीं तो वो अपने वादे को नहीं निभा पाएगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोयुकी भी आ जाती है और आकाजा के सिर पर अपना हाथ रखे उसे थैंक्स बोलती है। और जैसे ही आकाजा कोयुकी को देखता है वो उसे पकड़ के रोने लगता है और उससे बार बार माफी मांग के कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो उससे नहीं बचा पाया, वो उससे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। जब कोयुकी को उसकी जरूरत थी तब वो वहाँ पर नहीं था। ये सुनकर कोयुकी रोते हुए कहती है कि वो इस बात से बहुत खुश है कि हाकुजी को अभी तक वो सब बातें याद है और वो अब भी पुराना वाला हाकुजी ही है। और फिर वो आकाजा से बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और फिर आकाजा धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगता है और ये सब तांजिरो भी देख रहा था। और एट दी एंड आकाजा उसी पोज में डिस्पेयर होता है जिस पोज में वो कोयुकी को पकड़ के रो रहा था। और दी ग्रेटेस्ट अपर मून 3 आकाजा यानी हाकुजी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को आकाजा की बैक स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।